गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने अध्याय 2 के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया। आज हम अध्याय 2 से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से सत्य असत्य बताना है, अर्थात हमें बताना कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत। शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। तो पहला वाक्य लिखा हुआ है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। तो हमने पढ़ा है कि प्राकृत संख्याएं एक से अनंत तक होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। अब वाक्य क्या बोल रहा है, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो हम प्राकृत संख्या में देखते हैं सबसे छोटी तो 1 है, जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, शून्य, अर्थात यह वाक्य हमारा असत्य हो जाएगा या गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। 400 399 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो देखिए पूर्ववर्ती, हमने सीखा पूर्ववर्ती का अर्थ होता है दी गई संख्या में से एक घटाने पर, अर्थात हमें 399 की पूर्ववर्ती निकालनी है तो उसमें से हम एक घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 398। जबकि वाक्य में दे रखा है कि 401 पूर्ववर्ती संख्या है, तो यह वाक्य भी हमारा हो जाएगा गलत। 400 399 की परवर्ती संख्या है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये हमने पढ़ रखा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये वाक्य सही है क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक है। तो इस 1 से अनंत की जगह हम n भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्राकृत संख्या ही है। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। अगला बढ़ते हैं, प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। अब प्राकृत संख्या में देखिए, प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती है। क्या 1 के पूर्ववर्ती कोई संख्या है? नहीं है। यहां है 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, जबकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है। तो 1 की पूर्ववर्ती कोई नहीं होती प्राकृत संख्या में। तो ये वाक्य भी सही है। यदि इसकी जगह ये होता पूर्ण संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती तो गलत होता, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 होती है। अंतिम देखते हैं, 2 अंकों की संख्या की परवर्ती संख्या सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। परवर्ती का अर्थ होता है एक जोड़ने पर। सवाल कह रहा है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है, इसकी जो परवर्ती संख्या होगी, तो इसकी परवर्ती संख्या 1 जोड़ने पर प्राप्त होगी, वह भी सदैव 2 अंकों की होगी। क्या लिखा हुआ है? सदैव, यानी हर बार 2 अंकों की होगी। यहां तो 2 अंक आ रही है, लेकिन यदि हम इस संख्या को लें 99, ये 2 अंकों की संख्या है, इसकी यदि हम परवर्ती संख्या ज्ञात करें तो इसकी परवर्ती संख्या होती है 100। क्या ये 2 अंकों की है? नहीं, ये 3 अंकों की है। तो यहां ध्यान रखना है, 2 अंकों की संख्या की परवर्ती संख्या सदैव 2 अंकों की संख्या नहीं होती है, हर बार नहीं होती, कभी कभी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो एक तो हमने ये सत्य असत्य का सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। हमारा अगला सवाल है, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणा कीजिए। तो हमने कल लास्ट क्लास में हमने सीखा कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणा करने का मतलब है पहले उन 2 संख्याओं का गुणा करना है जिसको गुणा करने से हमें 100 का गुणज प्राप्त हो। पहले उन 2 संख्याओं का गुणा करेंगे जिनका हमें 100 का गुणज प्राप्त होता है, उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसका उसके साथ गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं इस संख्या का और इस संख्या का यदि हम आपस में गुणा करें तो हमें 1000 मिलते हैं, और यह 100 का एक गुणज है। और इसी प्रकार इस संख्या का और इस संख्या का यदि हम आपस में गुणा करें तो भी हमें 1000 मिलते हैं, तो वह भी एक 100 का गुणज है। सबसे पहले हम इन संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे।
अर्थात इसका और इसका गुणा करना है तो उन दोनों को पास में लिखेंगे, और इसका और इसका गुणा करना है तो इन दोनों को पास में लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 125 का 8 से गुणा करेंगे तो 1000, गुणा का चिन्ह, और इसका इससे गुणा करेंगे तो भी 1000 हमें प्राप्त होगा। और अंत में हम इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 1 का गुणा 1 से 1, और यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, तो मिलके 6 जीरो हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका गुणा करने के बाद 10 लाख। बढ़ते हैं हम इसी तरह एक और सवाल से। प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास संख्या है यह सवाल है और बोला है प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल में हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि हमें एक प्लस या माइनस की कोई साइन दे रखा होगा और उसके एक तरफ भी गुणा होंगे, दूसरी तरफ भी गुणा होंगे, और कोई एक संख्या ऐसी होगी जो 2 बार आएगी, अर्थात प्लस से पहले भी होगी और प्लस के बाद में भी। तो इस सवाल में हम देखें तो हमें ऐसी कोई भी संख्या दिखाई नहीं दे रही जो दोनों तरफ आ रही है। तो हमें इस सवाल को पहले एक बार वापस व्यवस्थित लिखना होगा। कैसे? ध्यान दीजिए, इस प्लस से पहले वाली को तो हम वैसे ही लिखते हैं, और जो प्लस की बाद वाली है इसमें इस संख्या को, ये जो 25 लिखा हुआ है इसे हम 2 भागों में विभक्त करके 5 गुना 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का 5 से गुणा करने पर हमें 25 प्राप्त हो जाता है। तो इसके हमें टुकड़े करने होंगे। टुकड़ा करने के बाद अभी भी हमें कोई भी ऐसी संख्या, एक 5 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक संख्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका आपस में गुणा करेंगे। तो प्लस से पहले वाली को तो हमने वैसे ही रखा और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3845, और बाद में जो हमें शेष है वो तो वैसा का वैसा लिख लेंगे। अब देखिए, क्या अब हमें कोई ऐसी संख्याएं दिखाई दे रही है जो प्लस से इस तरफ भी और प्लस के इस तरफ दोनों तरफ आ रही है? तो हम देखते हैं 3845 और 5, ये संख्या ऐसी है जो दोनों तरफ आ रही है, तो हम पहले उन संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों तरफ आ रही है। फिर गुणा का चिन्ह, और अब हम उन संख्याओं को लिखेंगे जो रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ 782, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, यदि माइनस का होता तो माइनस का, और यहाँ आ जाएगा 218। अब हम इसका और इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो इसका और इसका गुणा हो जाएगा, और गुणा इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, और अंत में इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमें इस पूरी संख्या का गुणनफल हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को 40 लीटर
एवं मंगलवार को 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को 40 लीटर और मंगलवार को 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये, यानी 1 लीटर के 44 रुपये लगते हैं। तो बताइए उसने कुल कितने व्यय किए, अर्थात उसने पेट्रोल के कुल मिला के कितने रुपए चुकाए। तो सोमवार को 40 लीटर और मंगलवार को 50 लीटर। तो पहले हम देखेंगे उसने कुल कितना पेट्रोल खरीदा। उसके बाद हमें 1 लीटर के मूल्य दे रखे हैं 44, तो जितना उसने पेट्रोल खरीदा है उसको हम 44 से गुणा करके अपना आंसर प्राप्त करेंगे। तो देखिए सोमवार को पेट्रोल 40 लीटर, मंगलवार को पेट्रोल 50 लीटर। कुल उसने कितना पेट्रोल खरीदा? तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो कुल उसने 90 लीटर पेट्रोल खरीदा। अब दिया गया है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य, 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 44 रुपये। तो 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य, तो 90 लीटर का क्या होगा, इसका हमें 90 से गुणा करना होगा। किंतु इस सवाल में हम सीधा 44 का 90 से गुणा नहीं करेंगे। इसके सवाल में हम वितरण विधि का जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 44 को तो 44 ही लिखा और 90 को हम लिख लेंगे 100 - 10, 100 में से 10 गए 90 बच जाएंगे। अब हम वही विधि पहले का पहले से और पहले का दूसरे दोनों से गुणा करेंगे और इस बार बीच में चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ हमारे पास माइनस है। तो 44 गुणा 100 माइनस 44 गुणा 10। अब 44 का इससे गुणा करते हैं तो 4400 माइनस इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 440। 440 इसमें से घटा लेते हैं तो हमें मूल्य पता चल जाते हैं कि उस टैक्सी ड्राइवर ने कुल 3960 रुपए का पेट्रोल खरीदा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा है
देखिए सवाल कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही अंक शून्य होंगे? अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। कहने का मतलब है कि हमें किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करें और हमें आंसर मिलना चाहिए शून्य। ये शून्य कब आएगा? उनमें से कोई एक अंक शून्य हो तब आएगा, या दोनों ही अंक शून्य हो तब आएगा। ये हमें उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखिए कैसे हम समझा सकते हैं। कोई भी उदाहरण लेते हैं। हमने 3 और 4 ये भी पूर्ण संख्या है, तो 3 का 4 से गुणा किया 12। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 5 का 0 से गुणा किया 0, 6 का 0 से गुणा किया 0, और एक उदाहरण और ले लेते हैं। 0 का 0 से गुणा करेंगे तो भी 0। अब सवाल कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य आ रहा है। तो यहां देखिए शून्य कब आ रहा है? यहां तो नहीं आ रहा, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं। तो बताइए उनमें से एक शून्य है या दोनों शून्य? जब हमें शून्य मिलता है तब देखिए जिन हम दो अंकों का गुणा कर रहे हैं उसमें से एक अंक शून्य है या दोनों ही अंक शून्य है, या फिर दोनों कंडीशन है। तो हम उदाहरण के द्वारा से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि शून्य आने के लिए एक शून्य होगा तो भी चलेगा और दोनों शून्य होंगे तो भी चलेगा। अर्थात यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो हम कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों ही अंक शून्य हो सकते हैं। इसी से मिलता हुआ एक और सवाल है, उसको देखते हैं, जो ठीक इसके जैसा ही है, बस वहां ये शून्य नहीं है, वहां शून्य की जगह क्या है? 1। सेम सवाल है, शून्य की जगह 1 है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है। इस बार हमें गुणा करने पर 1 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से एक 1 होगा या दोनों ही अंक 1 होंगे? तो वही तरीका, कोई भी दो अंक ले लीजिए। इस बार ऐसी संख्या लीजिए जिसमें 1 1 हो। तो 6 का 1 से गुणा 6। इस बार 1 को आगे रखते हैं और कोई और अन्य संख्या ले लेते हैं। 1 का 12 से गुणा 12, और इस बार हम दोनों 1 लेते हैं। कोई भी हम संख्याएं ले सकते हैं। इस बार हमने दोनों ही 1 लिया, तो अब हम कह सकते हैं, इस उदाहरण के साथ ऐसे देखिए हमें 1 कब मिल रहा है? सिर्फ एक कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? जब दोनों ही अंक क्या है? 1। तो इस उदाहरण की सहायता से हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 तभी संभव है जब उनमें से एक नहीं, दोनों ही संख्याएं 1 होनी चाहिए, तभी उसका आंसर 1 आएगा, अन्यथा उनका गुणनफल 1 नहीं होगा। तो इस तरह से आज हमने अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नई प्रश्नावली के साथ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।